आज हम इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमटीपी टॉपिक्स है जिसे हम कवर करने वाले हैं। और इससे पहले और भी टॉपिक्स कवर किए हैं तो पहले उनको जाके देखें, फिर यहाँ से स्टार्ट। तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी के बारे में, काय के बारे में, एमटीपी के बारे में, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था। किसने किया था? इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था। 1971 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1971 में शुरू हुआ था, ये हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें पहला ट्राइमेस्टर यानी कि एमटीपी को पहले ट्राइमेस्टर का मतलब पहले 12 हफ्ते वीक्स में सेफ माना जाता है, सही माना जाता है। इस ड्यूरिंग जो एबॉर्शन कराना क्या होता है, कंपैरेटिवली आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है कंपैरेटिवली। और इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस भी कम होते हैं। कॉम्प्लिकेशन के चांस भी कम होते हैं अगर हम 12 हफ्ते तक कराएं तो एबॉर्शन। फिर दूसरे में क्या होता है, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कराना क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन से मदर या फीटस के लिए खतरा हो सकता है। अगर हम और कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है। तो क्यों एमटीपी किया जाता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एमटीपी क्यों किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों किया जाता है। शायद आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों एमटीपी किया जाता है। तो क्या होता है, जो एमटीपी का यूज है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए होता है। काय के लिए होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए किया जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टर का फेल हो जाना, कॉन्ट्रासेप्शन का फेल हो जाना, या फिर रेप के केसेस में होता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का फेलर या फिर रेप केसेस में होता है काय का, एमटीपी का यूज। फिर आपको इसमें बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी होते हैं अगर हम एमटीपी कराएं तो क्या क्या होते हैं हेल्थ रिस्क? कभी कभी प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन को मदर या फीटस के खतरनाक हालात बन सकते हैं। जैसे कि कभी कभी मदर या फिर फीटस को कोई खतरा हो, बेबी को कोई खतरा हो, तो हमें एमटीपी कराना, एबॉर्शन कराना जरूरी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, जहां एमटीपी की जरूरत पड़ती है, इस तरह से एमटीपी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है खतरे से बाहर निकलने के लिए। तो अगर फीटस या मदर को खतरा है तो हम एमटीपी करा सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए। लेकिन इसे सिर्फ अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी को मैनेज करना है तब भी हम करा सकते हैं, बस क्वालिफाई मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू ही किया जाता है। कोई क्वालिफाई अगर मेडिकल प्रोफेशनल है उसके जरिए ही हम करवा सकते हैं एमटीपी को। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमें एमटीपी क्यों करानी चाहिए। अगर हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई तो हम करा सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्ट का फेल हो गया तब भी करा सकते हैं, रेप केस में होती है। और अगर मदर या फीटस को कोई प्रॉब्लम है तो भी हम एमटीपी करा सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पर। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में सबसे पहले डिसीज होती है टीआईडी। क्या होती है? टीआईडी, यानी कि ट्रांसमिसेबल डिसीज इन्फेक्शन। ट्रांसमिसेबल डिसीज इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है एसटीपी। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है एसटीपी, यानी इसमें और भी होती हैं, जैसे कि वेनेरल डिसीज भी होती है। ये डिसीज सेक्चुअल इंटरकोर के जरिए ट्रांसमिट होती हैं। काय के जरिए? सेक्चुअल इंटरकोर के जरिए ट्रांसमिट होती हैं। तो और भी है इसमें। तो हम देखेंगे डिसीज। तो सबसे पहले आती है गोनोरिया। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो नेरेसिस गोनोरिया का एक बैक्टीरिया होता है, उससे होती है। मेल और फीमेल दोनों में सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन और डिस्चार्ज। क्या? पेनफुल यूरिनेशन और डिस्चार्ज काय से होती है? नेरेसिस नाम का एक गोनोरिया बैक्टीरिया होता है, उससे होती है। फिर आता है सिम्फिल्स। ये भी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है जो ट्रेपीनेमा प्लेडियम से होता है। इसके सिम्टम स्टेज में आते हैं, जिसमें प्राइमरी स्टेज में स्टोर होता है, और अगर अनवांटेड रहा तो ये सीरियस हेल्थ इशू बन सकता है। ये
इसका क्यूज है ट्रेपिनिमा पैलिडियम। फिर आता है क्लेमाइडिसिस एड्स। इसमें क्या होता है, ये क्लाइमेडिस ट्रैकोमाइट्स नामक एक बैक्टीरिया से होता है। ये भी कॉमन है और इसके सिम्टम कभी कभी माइल्ड होते हैं, लेकिन अनरिलेटेड रहने पर सीरियस कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो कि एड्स का कारण बन सकता है। ये इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की एबिलिटी कम करता है। ठीक है। और इसके बाद कुछ अदर डिसीज भी आते हैं इसके अलावा, जेनेटल जेनेटल हर्प्स हर्प्स सिंपल वायरस, और ह्यूमन ह्यूमन ट्राइकोमोनेसिस वेजाइनलिस और हेपेटाइटिस ABCVSTD है। ठीक है। जो HIV और हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन के कई तरीके हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? अगर इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये HIV और हेपेटाइटिस बी को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट कर सकता है। और दूसरा है शेयरिंग नेडल्स। तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड नेडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है तो ये भी HIV का हेपेटाइटिस बी का कारण क्यूज बन सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर से फीटस में भी हो सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है। तो इन्फेक्टेड माँ अपने बच्चे को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग या चिल्ड्रन बर्थ के समय ये डिसीज ट्रांसमिट कर सकती है। और फ्लूइड डिस्चार्ज और जेनेटिकल्स में स्वेलिंग इचिंग भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, ईयरली सिम्टम्स पेन, जेनेटाइल स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर ये डिसीज अनरिलेटेड रहने तो कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज भी हो सकता है, एबॉर्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैंसर भी हो सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिन्हें हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करने से बचें, कॉन्डम का यूज करें, रेगुलर क्लिनिकल चेकअप करें। ठीक है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, यूज कॉन्डम, गो फॉर क्लिनिकल चेकअप भी कराएं। तो आज हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल टर्मिनेशन भी देखा, ट्रांसमिटेड डिसीज भी देखी हमने इसमें, और ईयरली सिम्टम्स भी देखे, और हम कैसे इनका प्रिवेंशन करते हैं ये भी देखा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और इसकी और भी टॉपिक्स हैं इससे पहले वाले जो कि अदर वीडियो में हैं, पहले आप वहाँ उनको जाके देखें फिर यहाँ से कवर करें। और इसके बाद हम इनफर्टिलिटी और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज रेगुलर वीडियो को फॉलो करें, तभी आपको समझ आएगा, अगर आप मुझसे समझ रहे हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जो डाउट्स हैं वो भी बताएं।